वैसे तो सालों साल किचन के काम करते करते हम लोग सबको ये एक आइडिया हो जाती है कि कौन सा काम पहले करना है, किस तरह से करना है और ऐसा करना है कि हमें कम से कम मेहनत लगे और हमारा जो किचन है वो कम से कम गंदा हो, क्योंकि साफ़ सफाई में भी बहुत सारा समय हमारा चला जाता है। और कुकिंग तो हम लोग कैसे भी कर लेते हैं, या तो किसी से सीख लेते हैं या रेसिपीज़ देख देख के, लेकिन जो साफ़ सफाई है ना वो कभी भी किसी को सिखाई नहीं जा सकती। आपको खुद से ही अगर अच्छा लगता है साफ़ सुथरा रहना, तो आपका जो घर है वो भी हमेशा ही साफ़ रहेगा। तो किचन का जो काम है वो अगर आप ऐसे करेंगे कि आपको साफ़ सफाई का भी काम बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा और कम से कम समय में हो जाएगा। आज आपके साथ शेयर करूँगी किचन के काम आप कैसे आराम से कर सकते हैं। कुकिंग भी आपको बर्डन नहीं लगेगी और साफ़ सफाई भी ईजिली हो जाएगी। सो हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप इसे एंजॉय करेंगे। नॉर्मल रूटीन की तरह आज भी मैं खाना बना रही थी, तो मुझे याद आया कि जो भी ट्रिक्स मैं यूज़ करती हूँ अपने किचन में कुकिंग के टाइम पे, तो क्यों ना आपके साथ भी मैं ये सारी बातें शेयर करूँ। खाना पकाने का काम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, लेकिन हम लोग उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो सबसे पहले तो परेशान होना छोड़ देना है, क्योंकि बहुत मैंने लोगों को देखा है कि खाना बनाने को लेके ना बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कुकिंग को अगर एंजॉय करके करेंगे और आपके पास जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है किचन में, उन सब चीज़ों को यूज़ कीजिए। मतलब जैसे कि अप्लायंसेस यूज़ कीजिए। हम लोग लेकर तो रख लेते हैं, लेकिन ये ऐसे ही पड़े रह जाते हैं और हम इन्हें यूज़ करना भूल जाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ मिक्स दाल, और उसके लिए मुझे चाहिए था अदरक लहसुन का पेस्ट, और मुझे अनियन का भी पेस्ट बनाना था, टमाटो का भी पेस्ट बनाना था। तो मैंने एक ही जार में अनियंस, जिंजर गार्लिक और टमाटो सब डाल के एक साथ मैंने पेस्ट बना लिया है। तो उससे मेरा समय भी बचा है, क्योंकि इनको अलग अलग अगर मैं ग्राइंड करूँगी तो टेस्ट में तो कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन साथ में हो गया तो एक ही बार में ये सब ग्राइंड हो गया और जल्दी से फिर ये सारी चीज़ें ना बन जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। खाना बनाते समय एक चीज़ का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। कोई भी चीज़ अगर आप, जैसे हमारे इंडियन खानों में ना हम लोग मसाले को बहुत ज़्यादा भूनते हैं, तब ये जो छींटे हैं ये पूरे हमारे किचन में गैस के ऊपर, बर्नर के ऊपर पूरा आ जाते हैं, और जब तक हमारा खाना बनाना ख़त्म होता है ना, तब तक ये ड्राई हो जाते हैं और इनको फिर अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता है। तो जो भी चीज़ आप भून रहे हैं, मसाला भून रहे हैं, तो उसको आप कवर कर लीजिए, तो ये छींटे हैं ना ऑयल के या मसालों के बाहर नहीं उड़ेंगे। अब मुझे ना ये दाल बनानी थी, और ये दाल बनाने के लिए कम से कम 7-8 सीटियाँ देनी पड़ती है कुकर में, क्योंकि ये मिक्स दाल है। इसमें ऐसी दालें भी हैं जो थोड़ा सा टाइम लगती है पकने में। तो मैंने इसे 1 घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था। नॉर्मल पानी में ही भिगा के रखा है, क्योंकि अभी तो गर्मी का टाइम है, तो ऊपर का जो पानी आता है वो भी गर्म ही रहता है। तो मैंने नॉर्मल पानी में इसे भिगा के रख दिया था। अब जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, आपको मालूम है कि आप क्या कुकिंग करने वाले हैं, तो सारे मसाले, सब्जियां, हरा धनिया, जो भी आपको लगता है, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें ना आप लाके अपने काउंटर टॉप पे रख दीजिए। तो इससे आपका जो मूवमेंट है वो कम होगा। आप बार बार फ्रिज के पास जाते हैं और उसमें भी हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। कई सारी चीज़ें हम लोग फिर भूल जाते हैं डालना। तो कुकिंग स्टार्ट करने के पहले, गैस ऑन करने के पहले आप सारी चीज़ें एक साथ अपने हाथ के पास ला के रख लीजिए। इससे देखिए आपका टाइम भी बचेगा और अननेसेसरी आप थकेंगे भी नहीं। गर्मी का समय है और ऐसे टाइम पे हमारी जो वेजिटेबल्स होती हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अब मेरे यहाँ पे ये करी लीव्स का पौधा है, तो मैं कभी भी इसे तोड़ के रख लेती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है और करी लीव्स भी ख़रीद के लाना पड़ता है। तो जब आप इसे ख़रीद के लाएँ ना, तो ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होगी। जब भी आप इसे लाते हैं, इसे अच्छे से पानी में धो के, पानी को रिमूव नहीं करना है, और ऐसे ही गीले गीले इसे, ऐसे जो बॉक्सेस होते हैं ना, ये मैंने बॉक्स आपके साथ पहले भी शेयर किया था। इसमें एक ट्रे है जिससे कि चीज़ें ख़राब नहीं होती। अगर नीचे थोड़ा बहुत पानी रहे ना, तो हमारी जो कोरिएंडर लीव्स हैं और जो करी लीव्स हैं वो बहुत टाइम तक फ्रेश रहती है। तो अगर आप ऐसे ही गीले गीले इस तरह के डब्बों में रखेंगे, करी लीव्स 1 महीने तक ख़राब नहीं होगी। तो आपके साथ बात करते करते जो मसाला था वो भी पक गया है। अब इसमें मैं जितने भी ड्राई मसाले हैं वो डाल रही हूँ। तो ये मेरा एक तरीका है मिक्स दाल बनाने का। मैं थोड़ा सा ऐसे मसालों के साथ बनाती हूँ। मसालों की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, सिर्फ टेस्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन जो पेस्ट मैंने बनाया था, जैसे हम लोग कुछ नॉनवेज बनाते हैं, तो उस तरह से ही मैं ये मिक्स दाल बनाती हूँ। आप ऐसा बना के देखिए, ये बहुत अच्छा टेस्ट करती है। मैंने इसमें सब कुछ पेस्ट करके डाला है, और बहुत ही थोड़ा सा, मतलब आधा मैंने जो अनियन है वो बारीक चॉप करके डाला था, सिर्फ टेक्सचर के लिए।
अदरवाइज़ आप इसमें सब कुछ पीस के डालेंगे ना तो मुंह में कुछ भी नहीं आता है और एक बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा टेक्सचर इसमें आ जाता है। तो दाल जो भिगो के रखी थी अब वो इसमें डाल रही हूँ। दाल को 1 घंटा सोक करने से अब इसमें मुझे बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम लोग कुकर में कुछ भी चीज़ बनाते हैं और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो पूरा कुकर का उसका जो पानी है ना, एक्स्ट्रा पानी पूरा कुकर के बाहर आ जाता है। इसलिए जब भी आप कुकर में कुछ भी कुक करते हैं ना तो उतना ही क्वांटिटी आप पानी डालिए जितना उस चीज़ को पकने के लिए रिक्वायरमेंट है। बाद में आप थोड़ा बहुत पानी एक्स्ट्रा डाल के उसे बॉईल कर सकते हैं। ये जो कुकर है ये मेरा जो स्टेनलेस स्टील का कुकर है, ये इंडस वैली का कुकर है। आप इंडस वैली के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। और ये जो स्पून मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मुझे इसका जो शेप है मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। जैसे हमारे नॉर्मल स्पून्स होते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट मुझे लगा, तो ये मैंने डी-मार्ट से लिया था। और इसके साथ साथ मैंने दूसरे भी ऐसे स्पैचुलास जो स्पून्स होते हैं हमारे कुकिंग के टाइम पे या सर्विंग के टाइम पे यूज़ होते हैं, तो ये 2-3 मैंने नए डी-मार्ट से लिए थे। अब जिस जार में मैंने मसाला पीसा था ना उसमें ही मैं पानी डाल के इसका जिसमें जितना भी मसाला लगा है वो पूरा निकल जाएगा और वेस्ट नहीं होगा। और दाल में मैंने उतना ही पानी डाला है जितना इसे सिर्फ पकाने के लिए रिक्वायर्ड है। एक्स्ट्रा डालूँगी तो मेरा कुकर जो है वो पूरा ऊपर की तरफ से पानी फेंकेगा और इसके साथ साथ कुकर के साथ साथ गैस और आजू बाजू का जो एरिया है, सरफेस है, वो भी गंदा हो जाएगा। थोड़ा सा कोरिएंडर मैं इसमें ही डाल रही हूँ कुकिंग के टाइम पे। इससे ना कोई भी चीज़ आप बना रहे हो, सब्ज़ी बना रहे हो, दाल बना रहे हो, नॉनवेज बना रहे हो, तो इस थोड़ा सा हरा धनिया कुकिंग के टाइम पे ही डाल दीजिए। इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है और टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बाद में कुकिंग के बाद आप इसे गार्निशिंग के लिए भी डाल सकते हैं, लेकिन साथ साथ में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब दाल के साथ मैं थोड़ा सा नॉनवेज भी बना रही हूँ जो कि ड्राई रहेगा, और इसके लिए मैं यूज़ करूँगी एयर फ्रायर। फ़िश जब भी आप बनाएं तो आप इसे ना ऐसे पेपर टॉवल से पोंछ के ही आप कुछ भी मसाला लगा लीजिए, क्योंकि पानी रहता है ना, तो फिर ये कुकिंग के टाइम पे भी बहुत पानी छोड़ देता है, जिससे कि इसका टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो मैं यहाँ पे प्रॉन्स और फ़िश बना रही हूँ, दोनों को ही मैंने पानी अच्छे से सोख लिया है। प्रॉन्स के लिए मैं यहाँ पर गार्लिक मसाला यूज़ कर रही हूँ। ये जो सीजनिंग है ये आपको ईज़िली किसी भी सुपरमार्केट में मिल जाएगी। थोड़ा सा इसमें मैंने गार्लिक सीजनिंग यूज़ की है और ये है पिज़्ज़ा सीजनिंग। तो ये दोनों डाल के थोड़ा सा सॉल्ट डाल के और इसमें मैं थोड़ा डालूँगी ब्लैक पेपर पाउडर और ये सब डाल के मिक्स कर दूँगी और इसे मैं डाल दूँगी एयर फ्रायर में। एयर फ्रायर में ना आपको खड़े रह के ये सब फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और क्योंकि अभी गर्मी का भी समय है तो बहुत ज़्यादा किचन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मैंने यहाँ पे सिलिकॉन का ये जो बाउल है वो यूज़ किया है। इससे जो एयर फ्रायर है ना वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि मुझे दोबारा से इसमें फ़िश भी बनानी है। तो ये जो एयर फ्रायर का पैन है वो मैं गंदा नहीं करना चाहती हूँ, और इसलिए मैं ये सिलिकॉन के जो पॉट्स आते हैं वो यूज़ कर रही हूँ। तो आप सिलिकॉन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो केक बेकिंग के जो पॉट्स हैं ना वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये ट्रू टर्टल का एयर फ्रायर है और इसमें सारे प्री सेटिंग दिए हुए हैं। जैसे आपको पोटैटो बॉईल करना है, या आपको केक बनाना है, या चिकन फ़िश बनाना या वेजिटेबल्स बनाना है, सारी चीज़ों के लिए अलग अलग इसमें ऑप्शन है। और ये प्री सेट है, आपको सिर्फ बटन क्लिक करना है, उसके अकॉर्डिंग ये टेम्परेचर आ जाएगा। अब मैंने प्रॉन्स को तो डाल दिया है, फ़िश को भी मैरिनेट करके रख देती हूँ। तो जैसे ही प्रॉन्स बन जाएगा तो मैं दूसरे इसमें ये फ़िश भी एयर फ्रायर में फ्राई कर लूँगी। ये सारी चीज़ें आसानी से हो जाती है अगर एयर फ्रायर हो, तो खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, ऑयल भी ज़्यादा नहीं लगता है, और आराम से मतलब ना बर्तन भी बहुत कम निकलते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा बर्तन धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जैसे इंडियन कुकिंग जो होती है हमारी, उसमें बहुत ज़्यादा कढ़ाई, और कढ़ाई में फिर इतना ज़्यादा ऑयल हो जाता है। ये सारी चीज़ें फिर हमें वॉश भी करनी पड़ती है, जिसमें टाइम और एफ़र्ट्स दोनों लगते हैं। तो प्रॉन्स बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी होके निकल आए हैं और ये 15 मिनट में हो गए थे दोनों साइड। अब मैं फ़िश डाल रही हूँ। फ़िश में मैंने नॉर्मल मसाला डाला है, थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और हल्दी, नमक, और मैंने जो कश्मीरी लाल मिर्च है ना वो डाला है, और इससे काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है। थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाला है। फ़िश को मैंने 20 मिनट्स के लिए रखा था, 10 मिनट्स में मैंने इसे टर्न कर दिया था, तो 20 मिनट्स में फ़िश भी रेडी हो गई है। एयर फ्रायर का एक बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी बन जाती हैं बिना एफ़र्ट के, बिना मेहनत के। जो मैंने एयर फ्रायर यूज़ किया है उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ट्रू टर्टल का है और इसमें काफ़ी सारी प्री सेटिंग के ऑप्शंस हैं, जो कि ईजी हो जाता है किसी भी तरह की कुकिंग करने में, चाहे आपको वेज बनाना हो, नॉन वेज बनाना हो। तो मैं जैसे जैसे एयर फ्रायर यूज़ करूँगी आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी।
अब जब कुकिंग हो जाती है तो जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारे काउंटर टॉप पे ऐसे ही पड़ी रहती है। उनको भी अच्छे से वॉश करके आप उनकी जगह पे उसी टाइम पे रख दीजिए। जैसे सीज़र्स या नाइफ़, ये वॉश करके रख दीजिए, तो आपको ये दोबारा जब भी आपको चाहिए ना, तो ये आसानी से आपको सामने सामने मिल जाएगी। दाल को मैं धीरे आंच में पकाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने 1 सीटी होने के बाद फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया है। बस इसमें 3 सीटी और लगेगी और दाल बिल्कुल पक के रेडी हो जाएगी। जब तक गैस पे आपका खाना बनता रहता है, उस टाइम पे आप अपने किचन की साफ़ सफाई कर सकते हैं और जो भी चीज़ें आपने निकाली है यूज़ करने के लिए, चाहे वो मसाले या कोई भी बर्तन, सीज़र्स, नाइफ़, वो सब भी आप वॉश करके उनकी जगह पे रख सकते हैं। तो देखिए, सीटी जब हो रही थी ना कुकर की, तो बिल्कुल भी पानी उसके बाहर नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि जितना पानी चाहिए था मैंने उतना ही डाला है, एक्स्ट्रा नहीं डाला है। ज़्यादा पानी हम लोग कुकर में डाल लेते हैं, इसलिए वो पानी बाहर की तरफ फेंकता है। मिक्सर ग्राइंडर के जो जार होते हैं उनको आप उसी टाइम पे अगर वॉश कर लेंगे तो उसमें जो स्मेल होती है ना, वो नहीं आएगी। अभी मैं डिश वॉशर में डालने वाले बर्तन बस ऐसे ही पानी से निकाल के साइड में रख रही हूँ, और जो हाथ से धोने वाले बर्तन हैं, जैसे मिक्सर के जो जार होते हैं या जो मेरा चॉपर है, ये मैं अभी की अभी ही सामने हाथ से धो लूँगी, क्योंकि अगर इनको मैंने पानी में डाल के रख दिया तो जो मसालों की स्मेल है, जो अदरक या लहसुन की जो स्मेल रहती है ना, वो इसमें बहुत देर तक बैठ जाती है और फिर इसमें से जाती नहीं है। तो इमीडिएटली अगर आप धो लेंगे तो जो ये स्मेल है ना, ये नहीं इसमें रहेगी और ये आराम से निकल जाएगी। अब जो हमारे जार्स रहते हैं, उसके जो पीछे वाला जो पोर्शन रहता है ना, उसके अंदर देखिए चिकड़ और ये सारी चीज़ें ना, गंदगी जम के वो इतना गंदा हो जाता है कि फिर इसको साफ़ करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो हमेशा जब भी मैं इसे सामने से साफ़ करती हूँ अंदर से, तो मैं पीछे से भी एक मैंने टूथब्रश रखा हुआ है, अच्छा नया वाला, और उसको मैं इसके पीछे का जो पोर्शन है ना, उसको क्लीन करने में, इसके जो ब्लेड्स का पीछे का जो पोर्शन रहता है, अच्छे से क्लीन हो जाता है, क्योंकि अंदर में ना काफ़ी सारी गंदगी जम जाती है। तो इसे जमने ही मत दीजिए। आप जैसे अंदर के साइड इसे क्लीन करते हैं, वैसे ही इसे बाहर के साइड से भी अगर क्लीन करेंगे जब भी आप इसे वॉश करते हैं, तब इसमें गंदगी नहीं जमेगी। ये चॉपर शायद आपके भी घर में होगा। कॉमनली बहुत सारी लेडीज़ लोग इसे यूज़ करते हैं अपने किचन में, क्योंकि इससे ना काम काफ़ी इजी हो जाता है। हम लोग को नाइफ़ से काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत अच्छे से इसमें चॉप हो जाती हैं चीज़ें, जैसे कि अनियंस या फिर ग्रीन चिलीज़, कोरिएंडर, सब बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन जब इसे वॉश करते हैं ना, तब इसे संभल के वॉश कीजिए, क्योंकि मेरी फिंगर्स यहाँ पे बहुत बार कट चुकी। इसके ब्लेड बहुत शार्प रहते हैं, और इसका जो लिड होता है ना, गलती से मैंने इसे सिंक में डाल दिया था। अब इसको अगर आपने पानी में ऐसे ही छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए भी, तो इसके अंदर पूरा पानी जम जाता है, और इसकी जो रस्सी है ना, जिसे हम खींच के चॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो जल्दी ख़राब होती है, क्योंकि इसके अंदर पानी चला जाता है। तो ये रस्सी फिर धीरे धीरे ख़राब हो जाती है। तो आप इसको कभी भी सिंक में मत छोड़िए। मैंने गलती से इसे छोड़ दिया था, और वॉश करते टाइम इसका पानी अच्छे से निकल जाना चाहिए। आप मेक श्योर कीजिए कि ये पूरी तरह से इसमें जो पानी है ना, अच्छे से बाहर आ जाए, और फिर ये थोड़ी देर के बाद ड्राई हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास नहीं है तो ये आप अपने किचन में ज़रूर से ऐड कीजिए। मेरे सिंक पे पहले एक बहुत प्रॉब्लम होती थी। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे, जैसे हम बर्तन धो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो कुछ खाना रह जाता है और सिंक में चला जाता है, तो ड्रेनेज के अंदर फूड ये पूरा चला जाता था, और बहुत बार जो ड्रेनेज पाइप है ना, वो ब्लॉक हो जाता था। तो फिर मैंने ये जो छन्नी है, यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है। इससे एक भी दाना खाने का ना नीचे नहीं जाता है, और अब बिल्कुल भी जो ड्रेनेज है वो ब्लॉक नहीं होता है, और फिर आप इसे उठा के अपने डस्टबिन में डाल सकते हैं। तो ये जो छन्नी है, ये काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपके जो सिंक है उसमें भी इस तरह की छन्नी नहीं है, तो आप ये लगा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली ना ऐसे बारीक छन्नी वाला जो सिंक है वो नहीं इसमें आता है, इसको अलग से ही लेना पड़ता है। लेकिन
लेकिन इससे आपका जो ड्रेनेज है वो साफ़ रहेगा, उसके अंदर बिल्कुल भी खाना नहीं जाएगा। तो ये जो छन्नी है ये ईज़िली आपको किसी भी मार्केट में, किसी भी जनरल स्टोर में या फिर डी-मार्ट में मिल जाएगी। ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है, लेकिन आप अपने सिंक का साइज़ के अकॉर्डिंग ही इसे मंगा लीजिए, क्योंकि मैंने इसे अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था तो बहुत ही छोटे साइज़ की आ गई थी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये अलग अलग साइज़ में भी अवेलेबल है। तो इसे आप साइज़ देख के मंगाइए। अगर आपका सिंक थोड़ा बड़ा है तो ये बड़े साइज़ की भी मिलती है। वैसे तो सुनने में ये बहुत ही छोटी छोटी सी बातें लगती हैं, लेकिन जब आप किचन में काम करते हैं ना, जो किचन में काम करता है उनको पता होता है कि ये सब चीज़ों की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। थोड़ा बहुत भी अगर हमें हेल्प मिल जाए ना तो ये बहुत काम हमारा आसान हो जाता है, चीज़ें ख़राब नहीं होती। जैसे ड्रेनेज ब्लॉक हो जाता था, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, फिर आपको उसे बार बार क्लीन करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके किचन का जो काम है वो आसान होगा, परेशानियाँ भी नहीं होंगी। जो भी ब्रश यूज़ करते हैं उसको अच्छे से वॉश करके रख दीजिए, इससे वो हाइजीनिक भी रहेंगे, उनमें स्मेल भी नहीं आएगी। अब देखिए कुकर के आजू बाजू का मैं एरिया दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है और कुकर भी गंदा नहीं हुआ है, क्योंकि पानी बिल्कुल एग्जैक्ट जितना चाहिए था उतना ही उसमें मैंने डाला था। अब जितने भी बर्तन डिश वॉशर के हैं उनको मैं डिश वॉशर में लगा दूँगी। जैसे आप सबको पता है कि मैं डिश वॉशर काफ़ी प्रमोट करती हूँ, मुझे कोई कोलैबोरेशन मिला है उसके लिए नहीं, लेकिन क्योंकि ये हर लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे काम बहुत आसान हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा बर्तन निकलते रहते हैं हमारे किचन में और कंटिन्यूसली हम लोग को वॉश करते रहना पड़ता है। अगर आपने किसी और को रखा भी है, कोई मेड रखी है बर्तन के लिए, तो बर्तन उतने अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं। इसलिए मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि डिश वॉशर जो है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे बर्तन बहुत अच्छे हाइजीनिकली साफ़ होते हैं, गर्म पानी से पूरे स्टरलाइज हो जाते हैं और आपको कोई इसमें वॉश करके लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी से ही निकाल के लगाना है और बस आपका जो काम है ना, इतने सारे बर्तन इसमें आ जाते हैं, पूरे 2 टाइम के बर्तन एक साथ आ जाते हैं। जैसे हम लोग 3 लोग का खाना बनता है तो हमारे यहाँ पे 1 टाइम ही मैं चलाती हूँ। अगर आपकी बड़ी फैमिली तो आप इसे 2 बार भी चला सकते हैं। अब मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं कि डिश वॉशर में पानी ज़्यादा कंज्यूम होता है, लेकिन हाथ से धोने में इससे 4 टाइम्स ज़्यादा पानी आपको लग जाएगा। डिश वॉशर में ज़्यादा पानी नहीं लगता है, वो ऑटोमेटिक है, जितना पानी की रिक्वायरमेंट है उतना ही लेता है। और हाथ से धोने में ना हम नल चालू करके रखते हैं, उससे बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट भी होता है। तो डिश वॉशर ज़रूर से आप लाइए अपने घर में, और एक बार अगर डिश वॉशर आपके पास आ जाएगा तब आपको इसके जो बेनिफिट्स हैं वो समझ में आएंगे। सिंक के एरिया के आसपास ऐसे सोप के जो स्टेन्स होते हैं वो आ जाते हैं, लेकिन ये स्टेन्स आपको उसी टाइम पे क्लीन करने हैं। मैंने अभी बर्तन धोने वाला ही ब्रश लिया है, उसमें मैंने साबुन नहीं लगाया है, तो उसमें जितना ऑलरेडी था उससे ही मैं इसे क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि और ज़्यादा सोप लगाऊंगी तो और भी ज़्यादा यहाँ पे वाइट स्टेन्स हो जाएंगे। तो सोप के स्टेन्स, पानी के स्टेन्स इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग ठीक से अपने सिंक के एरिया को वॉश नहीं करते हैं और इसको ड्राई नहीं करते हैं। जितना आप गीला गीला छोड़ेंगे उतने ही इसके स्टेन्स, वाटर स्टेन्स, सोप स्टेन्स बढ़ते जाएंगे और फिर धीरे धीरे ये स्टेन्स परमानेंट हो जाते हैं। फिर चाहे आप कितना भी स्क्रब करोगे तो आपका जो स्लैब है वो साफ़ नहीं होगा। तो आपके काउंटर टॉप को अगर बिल्कुल क्लीन रखना है, स्पॉटलेस रखना है, तो इसे ऐसे आपको क्लीन करना पड़ेगा, स्क्रबिंग करनी पड़ेगी और फिर वाइपर से एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद और कोई भी कपड़े से आप ऐसे उसे अच्छे से ड्राई कीजिए, क्लीन कीजिए। तो इसके जो मार्क्स हैं ना, वाटर मार्क्स या सोप मार्क्स, ये आपके काउंटर पे नहीं आएंगे। अभी दाल को चेक कर लेते हैं। दाल की कंसिस्टेंसी को अभी थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पानी कम डाला था, तो ये सिर्फ कुक हुई है। अब अगर किसी को ऐसे थिक दाल पसंद है तो वो ऐसे ही खा सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करूँगी, क्योंकि हम लोग को इसे राइस के साथ खाना है। तो पानी आप थोड़ा सा डाल दीजिए और आप अपनी जो दाल की कंसिस्टेंसी है बाद में इसे बराबर कर सकते हैं, लेकिन कुकिंग के टाइम पर जब आप प्रेशर कुकर में कुक करें तो कम से कम पानी डाल के ही कुक कीजिए। ये छोटी छोटी जो भी बातें मैंने शेयर की है, उम्मीद करती हूँ ये आपके भी किचन में आपको काम आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।